Okay, first formula for probability of an event is favorable outcomes divided by total number of outcomes. Total number of outcomes. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास जो है वो सैंपल स्पेस में से आती हैं, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास कहाँ से आती है, जो हम लोगों को इवेंट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, उसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट हमारे पास एक चीज और होती है, कुछ हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए नॉट बी एटसेट्रा। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या इसको प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ए और बी, मतलब वर्ड एटलीस्ट लिखा होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी वर्ड लिखा होता है, वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे सेट थ्योरी के केस में हमारे पास आंसर क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में एन लगा देते हैं और फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग एन ऑफ ए लिख देंगे, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और पी ऑफ ए का मीनिंग है यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। एन ऑफ ए लिख के इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट कर देंगे वो गलत हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख के उसकी जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी सैंपल स्पेस का एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, और अगर कॉमन नहीं होता है तो इट एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया तो इट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने पी वर्ड नहीं लिखा तो यहाँ इसके साथ आंसर मैंने 5 लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर लिया तो प्रोबेबिलिटी के साथ उसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी, 0 हो गई, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, टोटल आउटकम जो भी हो हमारे पास 0 ओवर समथिंग, आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 0। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी will be equals to probability of A plus probability of B हो जाता है हमारे पास, क्योंकि वहां पे हम लोग फिर माइनस probability of A intersection B is equals to 0 पुट कर देते हैं, और जब इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये फार्मूला हमारे पास सिर्फ probability of A plus probability of B के केस में रह जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। अब हम लोगों को ना कुछ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी हुई होती हैं डिफरेंट इवेंट्स की, उसमें ये कहा होता है टेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंट, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स आर वैलिड। उसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रोबेबिलिटी के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, और नंबर 2, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल्स टू 1। उस केस में सारे इवेंट्स जो हम लोगों को अगर उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 दी हुई 1 आती है, इन दैट केस हम लोग ये कह सकेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या वैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन इसके केस में हमारे पास दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो सही होनी चाहिए। अगर लेट अस सपोज कई बार क्या होता है कि मुझे कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1 वो दी हुई है 1/2 1/4, लेट अस कंसीडर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मुझे दी हुई है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is equals to -1/4 and probability of E4 is equals to 1/4। और मुझे ये कहा गया है चेक वेदर दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट और नॉट।
अगर पहले इसमें आप हम लोग एक कंडीशन लगा के देखें कि सबका सम 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सबको आप लोग ऐड करके देखिए, इनका सम 1 बन रहा है, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 4/4, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, और हम लोगों ने आज तक जितना भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मीन्स टू से दैट कि कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो इट मीन्स क्या है कि ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो वैलिड स्टेटमेंट चेक करने के लिए दोनों की दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। Now let us discuss exercise 16.3 first question. Which of the following cannot be the valid statement of probabilities for outcomes of sample space S with, अब बेटा यहाँ पे इसको omega 1, omega 2, omega 3 and so on up to omega 7 कह सकते हैं। Omega is just an abbreviation for the elements of the sample space. अब नेक्स्ट पेज पे चेक कीजिए, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6 और omega 7 सबकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब पहला पार्ट कंसीडर करते हैं ए पार्ट। अब ए पार्ट में हम लोग को इस तरह से गिवन है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.1, दिस इज 0.01, 0.05, 0.03, देन 0.01, 0.2 एंड 0.6। देखिए मैंने बोला है कि दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, एक तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमारे पास 1 होना चाहिए, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज मेरे को जो है यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है, तो अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इन सबका सम 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा। चेक कीजिए 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.1 ये हो जाता है 0.9। उसके बाद हमारे पास ये सारी टर्म्स है, इन सारी टर्म्स को हम लोग इसमें ऐड करते हैं 0.01, देन 0.05, आफ्टर दैट 0.03 एंड देन 0.01। और जब हम लोग इन सबको ऐड करते हैं दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड अगेन आंसर इज 1। सो अल्टीमेटली ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया है। तो इट मींस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन अब अगर बात करें लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, इसी तरह से अगर मैं डी पार्ट कंसीडर करता हूं, यहाँ पे सारी की सारी चेक कीजिए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 वगैरह की वैल्यूज गिवन है, और डी पार्ट में है दिस इज -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, this is -0.2, 0.1 and 0.3। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए प्लस का 0.1 और माइनस का 0.1 कट जाएगा, प्लस का और माइनस का 0.2 कट जाएगा, बाकी सबका सम हमारे पास 0.3, 0.4 और 0.3 अगेन 1 बन रहा है। लेकिन एक और कंडीशन है, क्या? नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव आ रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी can't be less than 0, therefore it is not a valid statement, therefore it is not a valid statement। अब बेटा जी ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में बड़े इजीली क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में। ठीक है, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, दो चीजें देखनी, एक तो सम 1 होना चाहिए और दूसरा क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखें, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/7, 1/7, 1/7 है। इन सबको अगर आप लोग ऐड करके देखते हैं हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा, 7/7 आ जाएगा। सो इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट। इसी तरह से हम लोग बाकी के क्वेश्चंस की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, now let us discuss third question. In the third question it is written that a die is thrown, find the probabilities of following event। डाई इज थ्रोन तो बेटा जी सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, सिंगल डाई थ्रो किया गया है, इसका सैंपल स्पेस के एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अ प्राइम नंबर विल अकर। यहां पे देखिए फर्स्ट पार्ट कैपिटल ई प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। सो इसके एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 3 एंड 5। बेटा याद रखिएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि जो नंबर अपने आप पे ही डिवाइड हो। प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 एंड द सेकंड नंबर इटसेल्फ। बात समझिए, एक होता है 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ।
अब अगर 1 की कंसिडर करें तो उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन रह जाती है, तो इसीलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते। अब यहाँ पे 2 देखिए, एक 2 भी इसका फैक्टर और एक 1 भी, सिमिलरली 3 भी इसका फैक्टर है और 1 भी है, एंड सिमिलरली 5 भी इसका फैक्टर और 1 भी है। सो दीज 3 विल बी कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। अब इसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस विल बी इक्वल्स टू 3/6, आंसर कम्स आउट टू बी 1/2। Second part, prime number a number greater than or equal to 3 will appear। अब जब second part कर रहा है कैपिटल E, number greater than equals to 3 appear, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 3, 4, 5 and 6, then probability of the event will be equals to 4/6 and our answer is 2/3। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही थी तो इसीलिए मैंने 2/3 लिख दिया। अगर आप लोग नहीं भी कैंसिल करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू प्लीज राइट डाउन एज इट इज दैट 4/6 इज योर आंसर। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप लोगों के पास कैंसिलेशन होती है देन यू हैव टू कैंसिल दैट थिंग, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास जरूरत नहीं। हाँ, अगर कर देते हो तो बेहतर है, नहीं कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। After that, number less than or equal to 1 will appear। Third case, capital E is the event, number less than equals to 1 appear। अब less than equals to 1 appear है तो इसका एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाता है, then probability of the event will be equals to 1/6 is the answer, ठीक है। After that, number more than 6 will appear। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट, कैपिटल E, नंबर ग्रेटर देन 6 विल अपीयर। अब यहाँ पे बेटा जी क्योंकि डाइस है, डाइस में 6 से ज्यादा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा जी, इट विल बी इक्वल्स टू 0/6, यू कैन से दैट 0, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। Now let us discuss question number 4। A card is selected from a pack of 52 cards। Fourth question, how many points are there in the sample space। सीधी सी बात है, sample space में कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज sample space contains, इस तरह से लिखेंगे sample space contains 52 points। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 52 पॉइंट्स, ठीक। अब उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। अब होता क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे 13 कार्ड होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू और के, इस तरह से हमारे पास जे क्यू के की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है इवेंट ई इज एस ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड का एस होना चाहिए और उसमें हमारे पास एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आ जाएगा, यही वाला एलिमेंट आ जाएगा। सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू 1/52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 52। थर्ड वन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। नाउ थर्ड वन, इसका ए पार्ट इवेंट ई एस। अब एस कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, एक यहाँ पे, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक डायमंड का, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू 4/52, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/13। देन सेकंड ब्लैक कार्ड, इसका बी पार्ट, कैपिटल ई इज द इवेंट ब्लैक कार्ड। और बेटा मैंने आपको पहले बोला है ये ब्लैक कार्ड होते हैं, यानी कि 13 ये और 13 ये, तो टोटल ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हो गए 26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 26/52, आंसर कम्स आउट टू बी 1/2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हमको ये कहा गया कि अ कॉइन इज टॉस, लेकिन कॉइन के ऊपर हेड टेल नहीं था, एक साइड पे उसके 1 लिखा हुआ है और एक साइड पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं कॉइन with 1 on one face and 6 on the other face and a fair die both are tossed। डाइस जब थ्रो किया डाई तो उसमें हमारे पास कितनी होती हैं 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 4 5 and 6, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमारे पास सैंपल स्पेस इसका किस तरह से बनेगा बेटा जी, देखिए ध्यान से, इट विल बी 1,1 1,2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये 1 1 कौन सा है, जो पहले नंबर पे 1 है वो कॉइन के ऊपर जो 1 आया वो है,
उसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and then 6,6. So this will be the sample space for this question. अब हम लोग बात करते हैं जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कही है। पहला इवेंट हमारे पास है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर टर्न्स अप इज 3. सम ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे वर्ड सम ऑफ द नंबर्स लिखा हुआ है, ई सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 3. अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, चेक कीजिए, यही है 1,2, जहां हमारे पास सम 3 आ रहा है, तो वी विल से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना है पुत्र जी 12, क्योंकि अब यहाँ पे सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 12. ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका है कि सम ऑफ द नंबर इज 12, आई थिंक यस, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 12. तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही एलिमेंट एडेड है, दैट इज 6,6. तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, अगेन 1 बाय 12, क्योंकि 12 is the total number of elements in the sample space. Seventh question, a fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.50 for each tail that comes up. मतलब अगर हेड आता है तो उसको ₹1 मिल जाता है, अगर टेल आता है तो उसको 1.5 रुपीज अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and find the probability of having each of these amount. एक तो डिफरेंट अमाउंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं कितने हो सकते हैं, और उसके बाद उस हर एक डिफरेंट अमाउंट की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग 4 कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस कर लेते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था. सैंपल स्पेस इस तरह से लिख लेता हूं, सैंपल स्पेस फॉर 4 टॉसेस. ठीक है, 4 टॉसेस. अब यहां पे देखिए चारों बार हेड आ जाता है, और उसके बाद हेड 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 टेल, देन हेड हेड टेल टेल, उसके बाद हेड टेल 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 एंड देन टेल 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 एंड टेल. ठीक है जी, ओके. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेल की पोजीशन मूव करना शुरू करते हैं, इस तरह से या इस तरह से, एंड आफ्टर दैट इस तरह से. ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाते हैं. सिमिलरली अगर सिंगल हेड होता है तो उसको भी हम लोग पोजीशन को मूव करना शुरू करते हैं इस तरह से, एंड आफ्टर दैट टेल 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 हेड. 4 पोजीशंस इसकी आ जाती हैं. और जो 2 हेड और 2 टेल की थी उसकी 6 पोजीशन थी, वो इस तरह से थी, टेल टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, आफ्टर दैट टेल हेड, देन टेल हेड टेल, एंड देन हेड टेल टेल हेड. चेक कीजिए 6 पॉसिबिलिटीज इसकी, और टोटल काउंट कीजिए 16 हमारे पास आ रहे हैं. और मैंने आपको पहले भी बताया था चेक करने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रेज्ड बाय नंबर ऑफ टाइम. तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 रेज्ड बाय 4 हमारे पास 16 एलिमेंट आते हैं. सो इट मींस ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में कहा है ही ₹1 फॉर ईच हेड एंड ही हैज टू पे ₹1.5 फॉर ईच टेल. तो अब इसके अकॉर्डिंगली उसके पास कितनी चीजें आती हैं. अब मैं सबसे पहले इस केस की बात करता हूं. इसके अकॉर्डिंगली उसके पास अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि ₹4 हो जाएगा उसके पास. उसके बाद अब दूसरी बात करते हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली 1 + 1 + 1 -1.5 ₹1.5. मैं सिर्फ एक ही केस कंसिडर कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे. ये केस वो है जिसमें 3 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आ गया. टेल के लिए मैं -1.5 लिखूंगा क्योंकि ही हैज टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. अब बात करते हैं यहाँ पे जब 2 हेड और 2 टेल आते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 -1.5 -1.5. अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो गया, -1. -1 मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली उसको ₹1 का नुकसान होएगा, क्योंकि -3 और +2 -1. यहां पे बेटा ये नहीं कि मनी को हमने नेगेटिव में लिखा है. हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पर्सन हैज टू गिव द मनी. आफ्टर दैट ये जो सेकंड लास्ट केस है, इट विल बी इक्वल्स टू 1
-1.5 -1.5 -1.5, ये आ जाता है -4.5, उसमें से 1 माइनस किया तो -3.5। और इसके बाद इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे -1.5 -1.5 -1.5 -1.5, सो दिस इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब डिफरेंट केस मेरे पास क्या बने हैं, इसको कहते हैं गेन, ये भी हमारे पास गेन हो गया, और ये हमारे पास लॉस, देन दिस इज अगेन लॉस एंड दिस इज अगेन लॉस, क्योंकि जिसके साथ नेगेटिव साइन लगा है उसको हम लोग लॉस ले लेते हैं। तो अब मेरे पास डिफरेंट केसेस क्या बन गए, 1 2 3 4 और 5 डिफरेंट केस बन गए हैं। एंड व्हाट आर दीज डिफरेंट केसेस? सो इवेंट E1 gain of ₹4, event E2 gain of ₹1 ही था ना, नहीं 1.5, gain of ₹1.5, and after that E3 loss of rupee कितना था 1, E4 is loss of ₹3.5 and E5 is loss of ₹6। अब बेटा यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने किसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया। जब मैंने गेन और लॉस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग नेगेटिव साइन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये तो हमारे थे डिफरेंट केसेस। इसके साथ उसने कहा हुआ है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस आल्सो, इट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। हाँ जी, चेक कीजिए, गेन ऑफ ₹4 कितने इवेंट थे हमारे पास, सिंगल इवेंट था, दिस इज 1, और टोटल आउटकम कितनी है 16, सो आंसर विल बी 1/16। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल टू, ये कितने केस है हमारे पास 1 2 3 4, सो प्रोबेबिलिटी इज 4/16 और यू कैन से दैट 1/4। ये जो केस है लॉस ऑफ ₹1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, यहां पे हमारे पास 6 एलिमेंट थे, so it will be 6/16, आंसर कम्स आउट टू बी 3/8। और चेक कीजिए, मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं होती है। आफ्टर दैट लॉस ऑफ ₹3.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। अब इसके फिर से हमारे पास 1 2 3 4 केसेस थे, 4/16 दैट इज 1/4, एंड देन लास्ट लॉस ऑफ ₹6, that is probability of E5, and this is again equals to 1/16. So these all are the collective answers for this question. ठीक है बेटा जी, पता लग गया इतना? Now question number 8, 3 coins are tossed once. सबसे पहले बेटा जी 8th क्वेश्चन में हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 3 coins tossed once means H H H, then H H T, H T H, T H H, ये तो हो गया एक टेल और 2 हेड। उसके बाद हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड देन टेल टेल टेल। ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलोइंग इवेंट्स। पहले मैं इवेंट लिख लेता हूं। फर्स्ट पार्ट इवेंट E1, सेकंड, थर्ड, 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 4 5 6। पहले ये लिख लेते हैं इवेंट E1 E2 E3 E4 E5 E6। पहले 6 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज 3 हेड्स, 3 हेड, अकेला यही हो जाएगा हमारे पास। इवेंट E2 2 हेड, 2 हेड बेटा मतलब ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे, H H T, H T H and T H H। आफ्टर दैट एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मींस 2 हेड भी होने चाहिए और 3 हेड भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट विल बी H H H, देन H H T, देन H T H and then T H H। आफ्टर दैट E4 एट मोस्ट 2 हेड। बेटा एट मोस्ट 2 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। तो मींस टू से सिर्फ ये एलिमेंट छूट जाएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे। सो H H T, H T H, T H H, then H T T, T H T, T T H and then T T T। अब बात करते हैं, पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज चेक कर लें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 थे।
देन E2 की प्रोबेबिलिटी इट विल बी इक्वल्स टू 3/8, देन E4 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी इक्वल्स टू 4/8, 4/8 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, देन E4 यहाँ पे हमारे पास ये E3 था, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, अब यहाँ हमारे पास एलिमेंट 7 आ गए तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली बेटा जी इसके बाकी के दो हैं जिसमें नो हेड है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, नो हेड मींस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेल वाला, देन 3 टेल्स वो भी यही चीज हो जाएगी, आफ्टर दैट एग्जैक्टली 2 टेल, 1 2 और ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। नो टेल का मतलब है तीनों के तीनों हेड हो जाएंगे, एंड एट मोस्ट 2 टेल्स, वो भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है बेटा जी।